नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी, बी टॉक में खुश आमदीद। नाज़रीन, आवाज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो से हमने जैसा कि आपको बताया था, एक प्रोग्राम हम पहले भी कर चुके हैं बी टॉक। उसमें हमने बड़ी डिटेल में बताया था कि बी टॉक है क्या और इसका मकसद क्या और ये प्रोग्राम करने के पीछे क्या मकसद है। और ख़ास तौर पे आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। और हम आज का जो हमारा मौजू है वो बिल्डिंग इंडस्ट्री है। ख़ास तौर पे जब आप घर डिज़ाइन करवाने जाते हैं तो घर डिज़ाइन करवाने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो बुनियादी उसके अंदर टिप्स हैं, आज हमारे साथ जो इंजीनियर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि एक आम आदमी जो पाकिस्तानी शहरी है या पाकिस्तान से बाहर है, उनको किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे घर को डिज़ाइन करवाने से पहले। क्योंकि जब हम घर डिज़ाइन करवाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि इसको एनर्जी एफिशिएंट किस तरह बनाया जा सकता है, बिल्डिंग का एलिवेशन किस तरह जो है ना खूबसूरत बनाया जा सकता है, और माजी मुस्तकबिल के अंदर जब हम इसके अंदर अमेंडमेंट करने जाएं तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आज जो पाकिस्तानी शहरी हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनका ये भी सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल ज़रूरी सवाल है वो ये भी है कि एक आम घर इकनॉमिकल किस तरीके से बनाया जा सके। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है कि आम आदमी के बस से बाहर हो चुका है। तो इनमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम घर को डिज़ाइन करवाएं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में नाज़रीन। सबसे पहले मैं तारुफ कराता चलूँ, आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर करामत अली साहब। आज हम उनसे पूछेंगे कि जब हम घर डिज़ाइन करवाने जाते हैं तो घर डिज़ाइन करवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम करामत साहब। जी वालेकुम साहब, खैरियत है? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। कामत साहब, ये बताइएगा कि सर जो घर डिज़ाइन करवाते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं या पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको कुछ चंद पहले बेसिक टिप्स बताइएगा कि घर डिज़ाइन करवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और प्लाट लेते वक्त या डिज़ाइन करवाते वक्त क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। घर एक ख्वाब होता है और ख्वाब को बुनना हर बंदे का एक बड़ा दरीना ख्वाब होता है और वो इसको बनाना चाहता है। तो इसके लिए जब भी उसके पास कोई लैंड मैसर आ जाए तो सबसे पहले उनको अपना घर डिज़ाइन करने के लिए प्लानिंग में आना होता है। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप अपनी प्लानिंग को इतना मजबूत बना लें जो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। तो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको किसी न किसी आर्किटेक्ट और किसी कंसल्टिंग जो इंजीनियरिंग फर्म है उनके पास जाना पड़ता है। तो वहाँ जाके आप अपने तमाम जो विश लिस्ट है वो आप उनके हवाले करें और उनको बता दें कि मेरे प्लॉट का साइज ये है और इसमें तमाम चीज़ें जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दें। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो जगह का इंतखाब होता है, इलाके का इंतखाब होता है, फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो प्लॉट लेना है वो किस सोसाइटी में लेना है, कितनी प्राइस में लेना है और उसकी लोकेशन कैसी है और उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है। यानी तो ये तमाम चीज़ें जो है प्लॉट लेने से पहले इन चीज़ों को मद्देनजर रखना इंतहाई ज़रूरी है जब आप प्लॉट परचेज करने जा रहे होते हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आपको खुद फिजिकल या फिर थ्रू गूगल मैप या किसी भी और मींस के ज़रिए से उस इलाके का ज़रूर सर्वे कर लेना चाहिए कि किस इलाके में आप प्लाट लेना चाह रहे हैं। अगर आप प्लाट जो है वो ऐसे इलाके में ले लेते हैं जिसकी कोई वर्थ नहीं है, अभी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी बिजली नहीं है, तो वो फिर वहाँ पर बहुत देर लग जाएगी। जगह तो आपको सस्ती मिल जाएगी लेकिन वो तमाम बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होंगी, तो फिर आपका ख्वाब जो है वो मुकम्मल तौर पे वो बराबर नहीं होगा। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश यही है कि घर खरीदने से पहले या जगह खरीदने से पहले उस इलाके का सर्वे कर लिया जाए और सर्वे करने के बाद फिर इलाके का इंतखाब कर लिया जाए। वो सोसाइटी के अंदर या जिस अपने टाउन में वो प्लाट लेना है तो उसकी कीमत और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप फिर फैसला कर लें। यहाँ पे कथक अमी की माजरत चाहूँगा, एक ये भी ऐड करते जाइएगा कि हमने देखा है कि कुछ प्लाट तो सस्ते मिलते हैं लेकिन उनकी फाउंडेशन के ऊपर कास्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वो उसके लिए क्या ज़रूरी जो है इक़दाम करने चाहिए। जी देखिए, मैं बाई एंड बाई जो है वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अभी सबसे पहले तो इलाके की सिलेक्शन है कि एक आदमी को कौन सा इलाका ज़्यादा फिजिबल है। एक आदमी अगर सवात से आता है, पिंडी में रहना चाहता है, तो उसके लिए D18, D17
और B17 इस तरह के इलाके जो है वो ज़्यादा सूट करते हैं। इसी तरीके से कोई लोग अगर लाहौर वाली साइड से आते हैं तो उनको बहरिया टाउन, DHA और बाकी इलाके। अब ये तमाम इलाका जो है जब इंतखाब कर लिया जाता है उसके बाद प्लाट की बात होती है, तो प्लाट को भी देखना चाहिए कि प्लाट जो है वो सोलर जगह पे होना चाहिए, फिलिंग पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिलिंग वाले प्लाट्स के अंदर आपको बेशुमार किस्म की एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तब जाके आपका घर बनेगा। अदरवाइज उसमें क्रैक्स और वो जो नाजरीन है, जो एक आम पाकिस्तानी है, उसको ये सर नहीं पता कि फिलिंग क्या होती है और सॉलिड प्लॉट की क्या नौइयत होती है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है वो वैसे तो आपको बाहर से नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इलाका और अपने टाउन को मुंतखब करने के बाद फिर आप अपने उस इलाके की विसिनिटी में चले जाएं। अगर कोई घर बन रहा है या कोई घर वहाँ से पहले लोग रह रहे हैं तो उनसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ज़मीन कैसी है, वो लोग बता देते हैं। और साथ घरों में अगर कोई क्रैक्स वगैरह आपको नज़र आ जाए तो आप समझें कि उस इलाके में जो है वो फिलिंग मौजूद है। तो इस तरीके से जो जिस इलाके में भी आप प्लाट लेना चाहते हैं तो उस इलाके का आप खुद सर्वे करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जगह नॉर्मल है, नेचुरल है और मजबूत है घर बनाने के लिए, और ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, तो आप उस इलाके में अपना प्लाट खरीद लें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। सेकंड स्टेप जो है ना वो आप क्या कहते हैं कि इसके बाद क्या करना चाहिए? ये तो पहला आपने बताया। जब आपने जगह खरीद ली, प्लॉट परचेज कर लिया, उसके बाद उसकी बेसिक आती है कि प्लानिंग कैसे की जाए, उसका ओरिएंटेशन क्या हो, ताकि आपको गर्मियों में घर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा ना हो। तो इसके लिए फिर आपको किसी माहिर आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर बैठ के आप अपनी विश लिस्ट उसको दे देंगे कि मुझे ग्राउंड के ऊपर 1 बेड चाहिए, 2 बेड चाहिए, आपकी जगह के लिहाज से वो तमाम चीज़ें सेट कर देंगे और तमाम ओरिएंटेशन को भी देख लेंगे और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको भी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा मरहला जो है वो आपकी प्लानिंग का है। तो प्लानिंग में आप खुद भी पूरी तवज्जो के साथ काम कर सकते हैं और साथ अगर घर वाले भी शामिल हो जाएं तो वो चूँकि ज़्यादा टाइम उन्होंने घर में रहना होता है, उनकी यूटिलिटी का ख्याल रखना होता है, तो वो सब चीज़ें अगर मिल के एक कंबाइन मीटिंग हो जाए तो उसमें फिर तमाम चीज़ें हम परसीव कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो उसके बाद फिर हम अपना नक्शा बना लेते हैं। नक्शा बनाने के बाद फिर हम आपको वो दिखाते हैं उसका स्क्रैच वर्क। उसके बाद फिर उसको 2-3 मीटिंग के अंदर फाइनल कर लेते हैं कि ये घर अब आपके लिए ठीक है। प्लानिंग जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद उसका बाहर से जो व्यू होता है उसके बारे में देखना पड़ता है। व्यू से पहले थोड़ा सा मैं ये आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का क्राइसिस है, घर को ग्रीन किस तरीके से किया जा सकता है? क्योंकि आप जो 7 मरले का 30-60 का या छोटे प्लाट हैं उनके अंदर क्या आप टिप्स देते हैं कि घर मैक्सिमम जो है ना ग्रीनरी उसके अंदर आ सके और उसको एनर्जी एफिशिएंट किस तरीके से बनाया जा सकता है? जिस तरह सूरज की जो रोशनी है उसका हम मैक्सिमम जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए घर का जो है फेस कौन सा आइडियल, आप ये भी बता दीजिएगा कौन सा होना चाहिए प्लाट जब हम लेते हैं? जी भाई साहब, जो घर नॉर्थ ओपन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर कंसिडर किए जाते हैं। उसमें फिर गर्मियों में, सर्दियों में, बारिशों के दिनों में वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी कैटर फॉर हो जाती हैं। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ भी थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन है तो तब भी वो घर ओरिएंटेशन जो है वो बेहतर रहती है। उसमें फिर ज़्यादा गर्मी और सर्दी का जो है वो ज़्यादा असर नहीं आता। और साथ साथ अगर वहाँ पर हम अगर अपनी ग्रीन एनर्जी जो है वो अगर इस्तेमाल कर लें, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है या फिर कोई और अल्टरनेट एनर्जी का सोर्स जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। और इसी तरीके से डिज़ाइनिंग में भी हम लोग ये करते हैं कि घर के अंदर रोशनी, हवा और तमाम बाकी चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ताकि आम अगर शहरी जो है वो दिन में लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करे ताकि उसका बिजली का बिल कम आए। और फिर इसी तरीके से जो हमारे आजकल लेटेस्ट उसमें आया हुआ है कि आपका प्लास्टर जो है उसके अंदर भी सोलर प्लास्टर मौजूद है। इसी तरीके से सोलर चिप्स मौजूद है और मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, नए मटेरियल आ चुके हैं। जो बिल हैं वो कम किए जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जो बिजली के बाकी जो बिल्स है ये कम हो सकते हैं इससे। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं इससे आपकी एनर्जी जो है वो आपका घर एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है।
और उसको गर्म करना या ठंडा करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो सोलर चिप्स या सोलर जो उसका प्लास्टर होता है या सीमेंट के अंदर वो डाल दिया जाता है मटेरियल। तो उससे ये होता है कि घर का टेम्परेचर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ 7 से 8 डिग्री का उसका फर्क आ जाता है। और इसी तरह छत के ऊपर भी हम सोलर चिप्स वगैरह लगाते हैं, जिससे छत से भी जो हीट वगैरह पेनिट्रेट करती है वो 7 से 8 डिग्री कम कर देती है, जिससे आप देखते हैं कि अगर बाहर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर 22 रह जाएगा। तो ये बिल्कुल इंटायरली उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। उस एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से आप एनर्जी एफिशिएंट वाला घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वक्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि ये सोलर चिप्स, सोलर प्लास्टर और बाकी सारी चीजें जो हैं तो वो शायद थोड़ी सी महंगी हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका हर महीने का बिल जो है वो उसमें से काफी डिडक्ट होता जाएगा और आप देखेंगे कि आपका घर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगा। तो मेरी तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आ रही है उनको इस्तेमाल करें और किसी माहिर आर्किटेक्ट के पास जाके अपना नक्शा बनवाएं, ताकि उनका घर जो है वो हर लिहाज से एक स्मार्ट हाउस के तौर पे सामने आए। इसका मतलब ये हुआ करामत साहब कि सबसे जो ज़रूरी या बुनियादी जो बात है वो ये है कि घर डिज़ाइन जो है वो मेन आपका फोकस होना चाहिए कि जब आप प्लॉट परचेज़ करते हैं या घर को डिज़ाइन करवाने जाते हैं, कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा ये ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि प्लानिंग के ऊपर ही आपका खर्चा शुरू होगा। अगर आपकी प्लानिंग पूरी होगी तो सारा खर्चा भी हो जाएगा। जी जी, खर्चे का भी इसमें किस तरह एस्टिमेट एडवांस आप बता सकते हैं कि इस घर के अंदर कितना खर्चा, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आने वाली है? ये भी कोई ऐसा आपके पास कोई सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिससे आप कैलकुलेट करें? जी जी बिल्कुल, तमाम जब आप प्लानिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उसकी तमाम डिटेल वर्किंग ड्राइंग्स बनती हैं। उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल का है, प्लम्बिंग का है, पानी का है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक, तमाम चीज़ों को हम जब डिज़ाइन कर लेते हैं और प्रॉपर जगह पे उसको प्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद जब ये तमाम नक्शे वगैरह बन जाते हैं तो घर जो है वो एक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उसको आराम से बना सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस घर की पहले से बजटिंग कर लें और हमें पता हो कि हमारा टोटल बजट कितना लगना है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं और हम मंथली बेसिस के ऊपर या जो भी हमारा कोई सिस्टम है पैसे उसमें रकम खर्च करने का, तो उसमें हम सबसे पहले तो उसका BOQ वगैरह तैयार कर लेते हैं कि कितनी ईंटें लगनी है, कितना सीमेंट लगना है, कितना बजरी लगनी है। BOQ थोड़ा सा ये आसान कर दीजिएगा नाज़रीन के लिए। जी, बिल ऑफ क्वांटिटी का एब्रीविएशन जो है वो BOQ हम कहते हैं उसको। इसमें बिल ऑफ क्वांटिटी से मुराद ये होता है कि तमाम आइटम जितनी भी वहाँ पर इस्तेमाल होनी है उनको लिस्ट डाउन कर लिया जाता है और उनकी क्वांटिटी निकाली जाती है और फिर मार्केट रेट से उनका जो भी रेट बनता है वो हम बना के तमाम चीज़ों के रेट निकाल के तो इनको टोटल कर लिया जाता है। टोटल करने के बाद पूरे घर की कीमत आ जाती है। तो इस तरीके से हमें बिल ऑफ क्वांटिटी जो है वो सपोर्ट करता है कि अगर फर्ज करें एक घर के ऊपर 1 करोड़ लगना है और हर महीने वो बंदा अगर 8 से 10 लाख रुपए लगाता है तो उसका बजट जो है वो 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा और घर भी मुकम्मल हो जाएगा। घर भी मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बता दिया कि एक जो जॉब वाला है या उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ख़ास तौर पे जो मंथली बेसिस के ऊपर अपने बजट को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो सर इसी के साथ साथ ये बताइएगा, ये जो ड्राई और वेट कंस्ट्रक्शन है, ख़ास तौर पे वेट और ड्राई कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? और पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर वही पानी के ऊपर जितनी कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है, वेट कंस्ट्रक्शन की तरफ हम नहीं जा रहे। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे करामत साहब का रब्ता हमसे डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी करामत साहब से, ये जो घर का BOQ है और ख़ास तौर पे हम वेट और ड्राई कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। जी करामत साहब, ये जो वेट और ड्राई कंस्ट्रक्शन है जो पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन ड्राई कंस्ट्रक्शन हो रही है, पाकिस्तान अभी तक वो रवायती तरीक़ाकार से ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई तब्दीली आ चुकी है, कोई मॉडर्न कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप पाकिस्तान में भी लेके आ चुके हैं, या इसकी कास्ट काफ़ी महंगी पड़ती है, लोग उस तरफ क्यों नहीं जा रहे?
जी माई साहब, एक्चुअली किसी भी इलाके में जब घर या कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस इलाके का जो लोकल मटेरियल होता है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो बिल्डिंग इकोनॉमिकल रहती है और उसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं आता, और उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई रुकावट भी नहीं आती। अब हमारे इलाके में यहाँ पर चूंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है और इसको हम क्ले बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्ले जो है वो उससे हम ईंटें वगैरह बना लेते हैं और भट्टे वगैरह और सारी चीज़ें चूंकि यहाँ पर सस्ती हैं, तो एज कम्पेयर के हमारा अगर फर्क करें हम स्टील का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कंपैरेटिवली महंगा होता है क्योंकि हमारा सारा स्क्रैप बाहर से आता है, ये प्रोसेस होता है और फिर उसकी चादरें और बाकी सारी चीज़ें होती हैं तो वो तकरीबन महंगा पड़ता है और फिर इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, इस वजह से हम जो है लोकल मटेरियल को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि ये जो क्ले है या ईंटों वाला जो आप कह रहे थे उसको वेट कंस्ट्रक्शन, तो आम लोगों को तो वेट कंस्ट्रक्शन का नहीं पता चलेगा, वो यही समझेंगे कि जो हम ईंटों की चुनाई वगैरह करके घर बनाते हैं तो ये हमारे यहाँ फिर भी काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है एज कम्पेयर कि अगर हम इसको किसी भी सैंडविच पैनल पे, स्टील के पैनल पे या कोई अगर हम फाइबर ग्लास लेते हैं या कोई भी और मटेरियल लेते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ चूंकि मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और तमाम चीज़ें ये इम्पोर्टेड होती हैं तो इम्पोर्ट की शक्ल में हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो अब तमाम लोग जो है वो वेट जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसको इसीलिए प्रेफर करते हैं कि आपको ईंट और ब्लॉक्स और कोई भी जो लोकल मटेरियल है वो आसानी से अवेलेबल होता है और उसकी काफ़ी मिकदार है, आपको ज़्यादा तगड़ो नहीं करनी पड़ती। अदरवाइज आप कोई भी बड़ी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो आपको तमाम चीज़ें जो लोहे की होती हैं या फाइबर की होती हैं या लकड़ी की होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। बिल्कुल। अब चूंकि शहर जो है वो बहुत बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ये हमारा लोकल मटेरियल है, जो लोकल ब्रांड है हम उसी को आगे लेके उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करते हैं। जी भाई साहब, दूसरा ये भी है कि अब ये जो हमारी कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है जैसे ईंटों की है और ब्लॉक्स की है, तो इसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी हुई है कि हम अगर 2 स्टोरी को डिजाइन करवा लेते हैं तो तीसरी लोग बोनस के तौर पे डाल लेते हैं, ये उसका एक प्लस पॉइंट आ जाता है। उसके अंदर ये ठीक है, इतना एडवांटेज है जी। हाँ जी, इसमें इतना एडवांटेज है कि इसमें इतनी मतलब जब डिजाइन होता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो तीसरी मंजिल भी आराम से लोग लगा लेते हैं। अब 2 छतों का लोड या 2 छतों का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर हम उसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट ये इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर चूंकि शहरों में जगह जो है वो सुखड़ती जा रही है, अगर हम ड्राई की तरफ जाते हैं तो हमें खुले खुले जगह पे सिंगल स्टोरी और बहुत भी हम कोशिश कर लें तो 2 स्टोरी जो है वो हम बना सकेंगे मैक्सिमम, लेकिन उसके लिए स्पेशल आपका जिसका लाइट स्ट्रक्चर हो और मेरा ख्याल है जी जी बिल्कुल उसकी लाइफ भी कम होगी। नहीं, लाइफ का तो इशू नहीं होता, लाइफ वाकई इस जो हमारा ईंटों वाला सिस्टम है इससे तो वाकई कम होती है। उसकी वजह ये है कि उसके जॉइंट्स जो है वो बाद में उसको जंग लग जाता है और उसकी फिर जो मेंटेनेंस है उसके पेंट और बाकी तमाम मामला जो है वो वेदर की कंडीशंस को नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते, क्योंकि अगर बाहर ठंड है तो वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, तो उनके अंदर फिर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की वो जरूरत पड़ेगी। ये ज़रूर है कि हमारे शुमाली इलाका जहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतर रहता है तो वहाँ पर ये जो ज़लज़ले के दौरान जो है वो सैंडविच पैनल और प्रीफैब इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन वहाँ काफ़ी करवाई है। तो उससे ये होता है कि उन इलाकों में चूंकि टेम्परेचर कुछ ही महीने होते हैं जिसमें ज़्यादा सीवियर होता है, बाकी वो ठीक होता है, लेकिन उसको भी हम सैंडविच इसलिए कहते हैं कि दरमियान में हम वूल वगैरह डाल देते हैं जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है और उनकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि सिंगल स्टोरी ज़्यादा बनते हैं, वो जगह ज़्यादा ले लेते हैं और कम्युनिटी के अंदर जो है वो पहले से होता है। मेरा अगला सवाल सर कि ये जो रिसाइकलिंग का ये पानी का जो बहाव है जो हम जिस तरह हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं, बाथ जब लेते हैं
फ्लश के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको कोई रिसाइकल का कोई सिस्टम होता है आपकी ड्राइंग के अंदर, या लोगों में कोई अवेयरनेस इस तरह किया? क्योंकि ये पानी की ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा कमी है, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर रिसाइकलिंग हर घर के अंदर, डोमेस्टिक हों या कमर्शियल हों, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर कुछ और भी चीज़ें, इनके ऊपर भी बात करेंगे, इसका सारा जवाब दीजिएगा। जी भाई साहब, अभी गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे रेन हार्वेस्टिंग टैंक तो लाजमी करार दे दिया है तमाम ड्राइंग्स में। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो टैंक के अंदर पानी जो बारिश का आता है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो हमारी गाड़ने के लिए और बाकी तमाम गाड़ियाँ वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन जो हमारा किचन वेस्ट है या WC वेस्ट है, ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी जो कंट्री हैं जैसे UK है, तो वहां पर आप जाके देखें तो वहां पर सारा सीवेज सिस्टम का पानी जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको ट्रीट करके इस कदर साफ कर दिया जाता है कि वो वापस पीने के काबिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी हमारे पास लोगों में आगाही कम है और लोग जो है वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि थोड़ा सा भी पानी अगर चाहिए उनको तो वो नल खोल देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि मैंने खोला था या नहीं खोला था। और पानी की स्पीड भी वो फुल पे काम करते हैं, मुंह धोना है तो उसको भी इस तरह तो ज़ाया ज़रूर करते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर आगाही बहुत ज़्यादा चाहिए, पानी की जो बचत है वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर हम किचन का पानी या कोई WC का पानी जो है वो रिजर्व कर लें और उसको दोबारा ट्रीट करके जो है वो, क्योंकि घरों के आपको पता है बजट बहुत थोड़ा होता है। एक आदमी जो घर बनाता है वो ये तमाम चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। इवन हम उसको जब हार्वेस्टिंग टैंक कहते हैं कि ये बना लो, तो वो भी कहता है कि यार मैं इस पे 1.5 लाख रुपए कैसे लगाऊं, इस पे 1 लाख रुपए कैसे लगाऊं, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके एक घर बनाने के काबिल हुआ हूँ। आप मुझे 2 या 3 टैंक कह रहे हैं तो मेरे लिए बनाना मुश्किल है। अभी सेप्टिक टैंक जो है वो भी काफी घरों में बन जाते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे घर कोई इलाके भी हैं जहां पर सेप्टिक टैंक जो है वो बिल्कुल होते नहीं है और पानी सीधा नालों में भेज ही रहता है और नालों का पानी भी कंटामिनेटेड हो जाता है और इलाके की ज़मीन भी ख़राब हो जाती है। तो अभी तक पाकिस्तान में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, लेकिन ये जो बारिश का पानी है इसको ज़रूर कलेक्ट करने के लिए अभी हमने बहुत ज़्यादा, मैंने खुद भी ये बहरिया टाउन के अंदर मैंने 88 लाख गैलन के जो है वो रेजरवायर टैंक जो है वो हमने डिजाइन करके दिए हुए हैं। ये जब भी बारिश आती है तो वैली में से पानी गुजरते हुए उन टैंक्स में चला जाएगा और वो इकट्ठा करके तो हम लेटर ऑन उसको ड्रिंक के काबिल बनाएंगे। तो वो हमारा एक प्रोसेस है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने तौर पे हो जाता है। तो जो लोग घर बनाते हैं, घर वाले के पास इतना बजट नहीं होता कि वो इस तरह की लेविश चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। जी करामत साहब, ये भी बताइएगा कि क्योंकि आप तो बिल्डिंग्स की नफ्सियात को भी समझते हैं, आपको अगर कहा जाए कि बिल्डिंग के माहिर नफ्सियात भी हैं, तो इस एक घर को पाकिस्तान में जिस तरह कंस्ट्रक्शन की कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको इकनॉमिकल कैसे बनाया जा सकता है? कोई इसका कुलिया बताए कि जो आपने एक वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद करना, ये बस 2-3 ऐसी टिप्स बता दें। जी, आपको सबसे पहले तो आजकल मार्केट में और मटेरियल्स आ चुके हैं जो कंक्रीट और स्टील और इसके अलावा हैं, तो वो अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम उसको आसानी से हासिल कर लें। और हर मुख्तलिफ कंपनीज आके हमें बताती हैं कि हमने ये तैयार कर लिया, वो कर लिया, ये इकनॉमिकल पड़ेगा और पाइप्स के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। लेकिन अभी तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वो सिस्टम कोई वेल फर्निश नहीं हुआ जिसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचा सकें। सिर्फ अब यही है कि आप इसकी जो आपकी अकोमोडेशन है उसको आप बस उतना ले लें जितना आपको जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घर बन जाते हैं और घर में 2 बंदे होते हैं या 3 बंदे होते हैं, 2 कनाल का घर होता है, तो उस सूरत में खर्चा हो जाता है, मटेरियल भी इस्तेमाल हो जाता है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल किसी काम का नहीं होता। उसके अंदर 2-4 बंदे रह रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है वहाँ छोटे छोटे घर जो बनते हैं वो ऑलमोस्ट इकोनॉमिकल पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 मंजिलें की बजाय 3 मंजिलें बनाते हैं, 4 मंजिलें बना लेते हैं, तो ऑलमोस्ट वो उनको इकोनॉमिकल पड़ता है, उनको मुश्किल नहीं होती। लेकिन जाहिर है आजकल इन्फ्लेशन का दौर है और रेट्स वगैरह काफ़ी हाई चले गए हैं,
और पिछले हमारे जो मुल्क की हालात हैं उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रही है, जिसकी वजह से रेट्स बढ़ गए। इससे पहले जो है 4-5 साल पहले तो तमाम लोग जो है वो अपना कोई ना कोई काम कर लेते थे, लेकिन अभी वही चीजें जो है वो उनको डबल प्राइस में बनानी पड़ रही है, और जिसकी वजह से आजकल इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई है। और लोग जो है वो बेचारे सोच रहे हैं कि अब पैसे कहाँ से लाएं, सोर्सेज कहाँ से पैदा करें, सारा कुछ करें। इसमें तो काफ़ी ये तमाम ज़्यादा जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर गया है, पेट्रोल हमारा काफ़ी, तो इसमें स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, इवन जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। एक आम आदमी जो है उसके बस से बैर हो चुका है कि वो घर किसी तरीके से, पहले तो वो ख्वाब देख सकता था, अब तो मेरा ख्याल है ख्वाबों के ऊपर भी पाबंदी गवर्नमेंट ने लगा दी है। तो करामा साहब ये भी बताइएगा कि जो एक अच्छा आर्किटेक्ट है, जिस तरह हम ये सुनते हैं कि बिल्डिंग्स बोलती हैं, जब हम गुज़र रहे होते हैं बड़े बड़े हाईवेज़ पे या किसी सोसाइटी के अंदर से जब हम गुज़रते हैं तो बिल्डिंग्स का एक एलिवेशन होता है। जब हम ख़ास तौर पे रात को गुज़रते हैं तो रोशनियाँ नज़र आती है, बड़ा शानदार उसका एक्सटीरियर नज़र आता है। तो एक जो आर्किटेक्ट है उसकी तरजीहात क्या होती हैं कि बिल्डिंग को डिज़ाइन करने से पहले वो किन बुनियादी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसके ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा? जी भाई साहब, ये जो एलिवेशन है, एलिवेशन डेफिनेटली हम लोगों को दिखाते हैं, खुद बनाते हैं, तो उसके अंदर एक तो उनकी अपनी पसंद और नापसंद होती है, नंबर 1। नंबर 2 पे जब वो कोई एलिवेशन या शक्ल उनको पसंद आ जाती है तो उसके अंदर फिर कुछ हम ऐसे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स डालते हैं जिससे वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाए। और तीसरे नंबर पे ये है कि उसके अंदर हम कोई मटेरियल ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके वेदर प्रूफिंग हो जाए। तो ये तमाम 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसको मद्देनजर रखकर हम एलिवेशंस को तरतीब देते हैं और उनको लोगों को समझाते हैं, उनको टीच करते हैं कि ये बनाएंगे तो ये इकोनॉमिकल हो जाएगा, और अगर ये बनाते हैं तो ये ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उसका बजट थोड़ा है तो वो एक मुनासिब एलिवेशन वाला जो घर है वो पसंद कर लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपने बड़ी दिलचस्प जो है ना गुफ्तगू आपकी जारी है, तो यहाँ पे हम आपसे माज़रत करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा आपको इनवाइट करेंगे और आपके जो मुफीद मशवरे हैं ख़ास तौर पे बिल्डिंग से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड और आर्किटेक्चर जिस तरह आप बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आप जैसे लोग हैं जो कम से कम इस कौम का सरमाया भी हैं और गोल्डन एंड भी हैं, क्योंकि आपकी इतनी ज़िंदगी इसके अंदर गुजर चुकी है और इतना एक्सपीरियंस आपको हासिल हो चुका है कि आपके लिए अब ये बिल्डिंग्स जो है, ये जो जिद्दत है, ये मेरा ख्याल है कोई मानी नहीं रखती। तो दोबारा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया करामा साहब। नाज़रीन, ये आपने देखा कि आज के हमारे प्रोग्राम का जो मकसद था और जो हमारा मौजू था वो ये था कि सस्ता, इकनॉमिकल और पाकिस्तान के अंदर घर किस तरीके से बनाया जाए, और ख़ास तौर पे जब हम घर डिज़ाइन करवाने जाते हैं तो किन बुनियादी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े मुफीद मशवरे इसमें करामा साहब ने दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, और बी टॉक में हम कोशिश करेंगे रियल एस्टेट, बिल्डिंग इंडस्ट्री और जो स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, और इसी के साथ साथ जितनी इंडस्ट्रियाँ भी जुड़ी हुई हैं इंशाल्लाह हम इनवाइट करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंस्ट्रक्शन में जब आप जाएंगे, जब प्लाट आप ख़रीदते हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ बी टॉक में अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।